लगता है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को खैरात में एक इनाम दिया है और वो है बाबर आजम की T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नॉमिनेशन। इस बीच जो आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान और आईसीसी के बीच में भी काफी बातचीत हो रही थी, काफी मीटिंग हो रही थी, बीसीसीआई भी इन्वॉल्व था ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि जो कुछ शर्तें रखी थी पीसीबी ने आईसीसी के सामने कि हमें एक वुमेन्स वर्ल्ड कप चाहिए, हम भी आगे से नहीं खेलेंगे, मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने ये भी मांगा होगा कि भाई बाबर आजम को हमें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्योंकि लॉजिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या अनलेस एंड अनटिल आईसीसी वाले कुछ सस्ता नशा करके बैठे हो कि सोच रहे हो कि कुछ भी कर देते हैं। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ 43 बॉल्स पे 44 की इनिंग्स खेली, इमेजिन कीजिए, और यूएसए से वो मैच हार गए। तो एज ए लीडर, एज ए बैट्समैन, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इंडिया के खिलाफ आप 120 नहीं चेस कर पाए। आप इस साल आयरलैंड से हारे हैं। न्यूजीलैंड की डी टीम आपको घर आके 2-2 ड्रॉ करके गई है। आप ऐसे क्रिकेटर के जिसने T20 में इस साल इतने महान महान अचीवमेंट किए हैं, आप उसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। उसका खुद का देश कह रहा है कि हमें इसे अब T20 क्रिकेट में नहीं रखना चाहिए, इसे बाहर कर देते हैं। तो ये आईसीसी वालों का दिमाग खराब है। इसी साल रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप की आप परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लीजिए। उस साल उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक 100 बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक क्रिटिकल मैच में जिससे ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हुआ, वहां पर रोहित शर्मा ने 41 बॉल्स पे 93 बनाई, जिसमें उन्होंने मिचेल स्टार को एक ओवर में 4 छक्के मारे। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक क्रिटिकल हाफ सेंचुरी बनाई। पूरे टूर्नामेंट परफॉर्म किए। रोहित शर्मा का नाम नहीं है, हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है, सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को सीरियसली ये चीज ओपनली बता देनी चाहिए कि हाँ भैया, ये खैरात है। ये जो हमारी बातचीत हुई थी उस दौरान हमने ये डिसाइड किया कि बाबर आजम का नाम डाल देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये आदमी अभी 30 साल का हुआ है और इसी में ये उसी फॉर्म में है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली 35, 36 और 38 की एज में। 30 की एज में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली थे, तब आप उनका स्टैट निकाल के देख लीजिए कि वो किस लेवल के प्लेयर्स थे। और बाबर आजम की अब की परफॉर्मेंसेस को ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की 36, 37, 38 ईयर्स की एज की परफॉर्मेंस से मैच किया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं इसको टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाए हुए। अभी इसने 2 साल में पहली 50 बनाई है। T20 क्रिकेट में तो इनका स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 101 था और पूरे साल का स्ट्राइक रेट 133 था, जो आज के क्रिकेट के हिसाब से शर्मनाक है। बातें हो रही हैं पाकिस्तान में भी कि बाबर आजम को अब T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उन्हें बाहर कर देना चाहिए अगर वो खुद से बाहर नहीं हो रहे। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में बाबर आजम बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। उनकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज 43 की हो चुकी है, जबकि वो अपने करियर का काफी टेस्ट क्रिकेट खुद पाकिस्तान में खेले हैं, जहां पे वर्ल्ड की बेस्ट पिचेस होती हैं। रावलपिंडी, कराची, ये ऐसी जगहें हैं जहां 600-700 रन बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में। वैसी जगह खेलने के बाद भी इसका एवरेज सिर्फ 43 का है। 4,000 रन अभी उन्होंने पूरे किए हैं 30 प्लस की एज में, और मुझे लगता है कि वो अपने करियर एंड होते होते 7,000 टेस्ट रन से आगे नहीं जा पाएंगे। जहां बातें हो रही थी कि इज द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान बैट्समैन, यूनिस खान के 10,000 रन तो भूल जाइए। मुझे नहीं लगता कि ये 8,000 टेस्ट रन के भी कैपेबल हैं। 7,000 आते आते ही मे हैव ऑलरेडी रिटायर्ड या उनकी एज निकल चुकी होगी। और जिस तरीके की फॉर्म में है, मुझे नहीं पता कि इस साल भी उनको खिलाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि फॉर्म के बेसिस पे उन्हें 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप भी किया गया था, होम टेस्ट मैचेस के लिए। और उनके ड्रॉप होते ही पाकिस्तान वो दोनों टेस्ट मैच जीत गई। उन्हें इस मैच में वापस लाया गया और पाकिस्तान फिर से हार गई। तो ये चीज मुझे लगता है कि एक आध साल में अगर क्लियर हो गई कि बाबर आजम को बाहर करो तो पाकिस्तान जीतता है, तो हो सकता है कि बाबर आजम का अब धीरे धीरे क्रिकेट खत्म हो जाए। वैसे भी बाबर आजम जिस चीज के ऊपर थ्राइव करते थे, वो चीज अब बंद हो गई है। पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि भैया अब हर सीरीज में हम इन सारे प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, हम रोटेट करेंगे। बाबर आजम की कैप्टनसी भी गई, कोच भी गई, उनकी पावर भी खत्म हो गई है। तो अभी जिम्बाब्वे सीरीज में बाबर आजम को नहीं ले जाया गया। सीना में वो गए और सीना में जाकर के उन्होंने T20 क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये आखिर आईसीसी सोच क्या रही थी। इतने सारे ऑप्शंस होते हुए, इतने सारे परफॉर्मर्स के होते हुए, उन्होंने बाबर आजम को क्या सोच के नॉमिनेट किया, ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये अवार्ड उनको मिल नहीं सकता,
क्योंकि साथ में अर्शदीप सिंह हैं जो वर्ल्ड कप विनर थे, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके बाद भी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने रिसेंटली बहुत बढ़िया बॉलिंग की। तो थ्रू आउट द ईयर अर्शदीप की बॉलिंग अच्छी रही है। ट्रेविस हेड है, मुझे नहीं पता कि सिर्फ टी20 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ट्रेविस हेड ने एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस दी है। अच्छी परफॉर्मेंस तो थी वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर मैं पूरे ईयर की बात करूं तो मुझे नहीं पता। और चौथे है सिकंदर रजा। मेरे ख्याल से तो अर्शदीप सिंह यहाँ पर स्टैंड आउट दिख रहे हैं मुझे, वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर जिन्होंने हाईएस्ट विकेट्स लिए वर्ल्ड कप में। ये दिस इन इटसेल्फ क्वालिफाइज हिम टू बी द विनर। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, वहां पर भी इंडिया 3-1 जीती साउथ अफ्रीका में। तो मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान 3-0 हारी, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान 3-0 हारी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बेवकूफी की है आईसीसी ने, ये समझ के बाहर है। खुद पाकिस्तान के कई सारे लोग जो थोड़े सेंसिबल पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो खुद सोच रहे हैं कि बाबर आजम का नाम आ कैसे गया इस लिस्ट में। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 8 मैच में 15 विकेट लिए, उनका नाम नहीं है। खैर एनीवेज, जसप्रीत बुमराह का नाम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में गया है, एंड आई एम श्योर कि जसप्रीत बुमराह वो दोनों अवार्ड जीतेंगे। एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेटर तो उनका तय है। हाँ, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शायद उनके साथ एक दो कॉम्पिटिटर हों, लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से उनको अवार्ड जीतने से कोई रोक नहीं सकता। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।